हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। पिछले लेक्चर में हम जो है एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज वो हम डिस्कस कर चुके थे। फिर हमने जो है कॉन्फर्मेशन हम पढ़ने आ गए थे, यानी कि एल्केन्स का जो कॉन्फर्मेशन होता है, स्पेशली इथेन का अब हम कॉन्फर्मेशन पढ़ रहे थे। चलिए, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह के कॉन्फर्मेशन हमारे पास होते हैं, एक सॉहर्स कॉन्फर्मेशन और एक न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्फर्मेशन में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो रोटेट होता है। इस जैसे यहाँ पर हम देखें, इथेन है हमारे पास। अच्छा, मीथेन में जो है ये जो है कॉन्फर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मीथेन जो है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अगर हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखें तो मीथेन के स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इथेन से जो है हमारे कॉन्फर्मेशन स्टार्ट होते हैं, इथेन से ही हम पढ़ते हैं। इस तरीके से जो हमारा ये कॉन्फर्मेशन, यहाँ पर ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है इसको हम रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं तो जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे कॉन्फर्मेशन क्या बनेंगे, हमारे कॉन्फर्मेशन के क्या बनेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पर हम इथेन का कॉन्फर्मेशन जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ लेंगे, तो हमें सॉहर्स पढ़ने में क्या होगा, इजी होगा। न्यूमैन प्रोजेक्शन हम अपने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो अगर, अच्छा, फिर यहाँ पर एक और चीज पढ़ी थी कि सी डबल बॉन्ड CH2 ज्यादा अच्छे से रोटेशन कहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर जो है अच्छे से रोटेशन होगा, ठीक है, फ्रीली रोटेशन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर कैसा रोटेशन होगा, रोटेशन होगा कैसा होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड होगा। और यहाँ पर ये रोटेशन हमारा होता है। चलिए, तो अब हम इथेन का जो है यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, जैसे इथेन हमारे पास दो कार्बन है, तो जो फ्रंट कार्बन है, इस तरीके से हमने बोला था, ये है यहाँ पर ये फ्रंट कार्बन है, और जो इसके पीछे से जो टिप है वो क्या हमारा बैक कार्बन। इस तरीके से हम ये पढ़ेंगे। फ्रंट कार्बन है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट कार्बन को। ठीक है, डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रंट कार्बन को। अब देखो फ्रंट कार्बन है ना, यानी कि ये जो पहला कार्बन है हमारा, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, तो लगा दे हाइड्रोजन हम। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये हमारा तीसरा हाइड्रोजन। अब ये जो बैक कार्बन है, ठीक है, ये बैक कार्बन है, इसको हम सर्कल से दिखाते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक वाला कार्बन। बैक कार्बन के हाइड्रोजन बैक वाले कार्बन पे ही लगेंगे। उसमें भी कितने हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं हमें, देखो 3 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं 3 हाइड्रोजन देखने को। तो ये रहा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन जो है हम यहाँ पर इस तरीके से दिखाते हैं। अच्छा, अभी तो ये ऐसे है ना, ठीक है, नॉर्मल है। अगर हम इस बॉन्ड को घुमा दे थोड़ा, इस पीछे वाले बॉन्ड को क्या करें, थोड़ा सा रोटेट कर ले पीछे वाले कार्बन को, तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन यहाँ पर है, देखो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया है। क्या बनाया है, एक्लिप्स्ड फॉर्म बनाया है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। तो ये जो डायहेड्रल एंगल होता है, यानी कि थीटा यहाँ पर जो है वो क्या होता है, इक्वल 0 होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के जस्ट पीछे है। क्या एंगल होगा इन दोनों, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन देखो कैसे हैं आपस में, इस तरीके से हैं, एक दूसरे के पीछे हैं। मतलब ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन के क्या है, पीछे है। तो इनका जो डायहेड्रल एंगल है वो क्या है, हमारा 0 होता है। लेकिन अगर हम इस बॉन्ड को थोड़ा सा घुमा दें और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए,
जा रहा है ये हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि अगर हम इस बॉन्ड को घुमा दें। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इनके बीच का जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये जो एंगल है कितना होता है 120 डिग्री। सारे ही एंगल कितने होते हैं 120 डिग्री, कितने होते हैं 120 डिग्री। ठीक है, चलो, तो पीछे वाला जो यहाँ पर जो एंगल है 120 डिग्री के हिसाब से लगे हुए हैं, जो हाइड्रोजन है 120 डिग्री के हिसाब से लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम जो पीछे वाला बॉन्ड घुमा दें, थोड़ा 6 डिग्री अगर हम घुमा दें, तो इस तरीके से हमारा ये बॉन्ड देखिए, यानी कि ये हाइड्रोजन जो अभी इसके जस्ट पीछे था, जस्ट पीछे था, वो कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, अब एंगल क्या हो गया इनके बीच का, बढ़ गया। लगा लो 60 डिग्री यहाँ पर हमने एंगल बना दिया। अभी तो क्या था थीटा 0 डिग्री था, अब क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हो गया। इससे क्या पता चला, तो यानी कि जो ये फॉर्म होती है, ये वाली जो फॉर्म हमने बनाई, यानी कि जब कार्बन कार्बन के पीछे या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे है, तो तब कौन सा हमारी फॉर्म होती है, हमारी एक्लिप्स जो फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, तो क्या होता है, तो हमारी जो फॉर्म बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, हम स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म होगी, देखो ज्यादा स्टेबल फॉर्म वो है, देखो स्टैगर्ड फॉर्म हमारी ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि एक्लिप्स फॉर्म में देखो ये जो एक दूसरे के पीछे, तो रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म में अगर हम देखें, इनके बीच में क्या है, एंगल काफी है। ठीक है, एंगल काफी होने की वजह से रिपल्शन भी ज्यादा नहीं है, जिस वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि अब हम बोल रहे हैं कि एक एक्लिप्स बना दे, एक स्टैगर्ड बना दिया। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो कहा कि आपने बोला कि जो इनके जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन बनते हैं, तो कैसे बनेंगे, देखो जरूरी नहीं है हमें 60 घुमाना है। ठीक है, हम इसको 80 घुमाए, 30 घुमाए, 35 घुमाए, 65 घुमाए, जितनी बार हम इसे घुमाएंगे उतने ज्यादा हमारे क्या बनते रहेंगे, कॉन्फर्मेशन बढ़ते रहेंगे। इसीलिए हमने बोला है कि वहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन हमारे होते हैं। ठीक है, और जो है हम सी बॉन्ड को जो है हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये था हमारा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। आई होप आप लोगों को जो समझ आया होगा। चलिए, अब जो इसका जो ये है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हैं, अब हमको वो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। चलिए, इन दिस मेथड द मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसको फ्रंट से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, फ्रंट से देखा जा रहा है। ये लाइन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कैसे देखा जाता है, फ्रंट से देखा जाता है। और कहाँ पर, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की। The two carbon atom forming the sigma bond are represented by two circle। तो जो दो कार्बन एटम है हमारे, यानी कि एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, इनको किससे हमने रिप्रेजेंट किया है, टू सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। सर्कल ही तो है, एक चाहे डॉट है, डॉट भी तो सर्कल ही है, और दूसरा क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है, चलिए आगे, वन बिहाइंड द अदर सो दैट द ओनली फ्रंट कार्बन इज सीन। और इसको हम किस तरीके से रखते हैं, देखो एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन, इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि जो है हमें सिर्फ फ्रंट कार्बन शो हो। क्या हो, हमें सिर्फ फ्रंट कार्बन दिखे। द फ्रंट कार्बन एटम इज शोइंग बाय अ पॉइंट। फ्रंट कार्बन वाला है उसे हम पॉइंट से शो करते हैं, जैसे कि हमने किया कि पहला कार्बन हमने पॉइंट से शो किया। वेयर एज द कार्बन फर्दर फ्रॉम द आई इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल। और जो हमारी आंखों से दूर है, यानी कि जो पीछे वाला कार्बन को हम नहीं देख पा रहे, जो है हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, therefore the CH bond of the front carbon are depicted center of the circle, while the CH bond of the back carbon are drawn from the circumference of the circle। चलिए, जो है, जो हमारे फ्रंट कार्बन है वो देखो सर्कल से ही सीधा हम बॉन्ड दिखा रहे हैं, जबकि जो सेकंड कार्बन है हमारा पीछे वाला कार्बन है, उसको हम सर्कमफेरेंस से बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, कितना एंगल है यहाँ पर, 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर है। ठीक है, एट द ईच अदर, यानी कि सबका एंगल कितना, देखो यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही एंगल है, जबकि यहाँ पर क्या है, देखो जो है 120 डिग्री का एंगल 120 डिग्री का ही होगा। ठीक है, चलिए, ये अब आप नोट कीजिए। बाद हम पढ़ते हैं 100 हॉर्स है, 100 हॉर्स के बाद। चलिए, यहाँ पर एक और चीज, ये जो है एक्लिप्स फॉर्म क्या है,
ये हमारा लेस स्टेबल है, ये क्या हमारा मोर स्टेबल है। रिपल्सन की वजह से, और क्या है, रिपल्शन की वजह से मोर स्टेबल। ठीक है, चलिए, ये जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ आ गया होगा। अब सॉहर्ट्ज के बारे में पढ़ते। अब देखो सॉहर्ट्ज में क्या है, सेम वही है, 2 कार्बन इथेन मॉलिक्यूल है ना हमारा, इस तरीके से इथेन है हमारा CH CH H। तो वहां पर क्या था, हम फ्रंट से देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे उसको, देखो वहां पर फ्रंट से देख रहे थे, पीछे वाला कार्बन जो है नहीं दिख रहा था, आपको भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम साइड से देखते हैं। साइड से देखो, ये कार्बन भी दिख रहा है, ये कार्बन भी दिख रहा है, दोनों कार्बन क्या है, विजिबल है, तीन है ना, आंखों से देख सकते हैं हम। ये रहा देखो पहला कार्बन, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर ये इनके बीच का बॉन्ड है, ये रहा दूसरा कार्बन। यहाँ पर क्या है हमारे, यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हाइड्रोजन, देखो एक के पीछे एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिस तरीके से आगे भी हमने, जब हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन देख रहे थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी हमने क्या देखा, जब एक के पीछे एक जो कार्बन है लगा हुआ है, तो वो क्या होगी, हमारी एक्विलिब्रियम जो फॉर्म होगी, जो फॉर्म क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। जबकि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या कॉन्फर्मेशन हुई, यहाँ पर इन्होंने इसको रोटेट किया, जो पीछे वाला कार्बन है इसको रोटेट किया हमने, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर तो उल्टा वाई है, ऊपर को देखो वाई बन रहा है, एक वाई बन रहा है, और यहाँ पर देखो उल्टा वाई बन रहा है, इस तरीके से। तो इस फॉर्म को हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म और ये है हमारा मोर स्टेबल फॉर्म। पूरा उसी की तरह जो हमने न्यूमैन पढ़ा ना अभी, तो पूरा ये क्या है, न्यूमैन जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है, क्योंकि न्यूमैन में क्या हो रहा था कि फ्रंट वाला कार्बन ही विजिबल था, सिर्फ बैक कार्बन को हम नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हम जो है दोनों कार्बन को देख सकते हैं। चलिए के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस प्रोजेक्शन the molecule is viewed along the axis of the model from the oblique angle। तो oblique angle से क्या है, हम इसको देख पाते हैं। the central carbon carbon bond is drawn as a straight line। जो central carbon carbon bond है उसको straight line से हम draw करते हैं। slightली tilted to right to the shake of the clarity। उसको थोड़ा क्लियर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्लाइटली क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, इस तरीके से, क्या स्लाइटली इसको करा हुआ है ना, मोड़ा हुआ है, ठीक है। The front carbon is shown at the lower left carbon and there are carbon shown at the upper right hand carbon। इनकी जो फ्रंट कार्बन है shown as the lower left carbon, देखो लोअर साइड और लेफ्ट में जो है वो हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये जो है हमारा, ये हमारा सेकंड कार्बन है जो क्या है अपर साइड से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये इतना ही था हमारा सॉफ्ट ह्यूमन प्रोजेक्शन था, जो हम ये कॉन्फर्मेशन पढ़ रहे थे। तो कितना इजी है ये, इसी तरीके से हम और जो मॉलिक्यूल, यहाँ पर हमको इथिन का पढ़ना था, तो चलिए अब आप सॉहर्ट्ज को भी नोट। चलिए तो ये तो हमारा एक टॉपिक और हमारा कंप्लीट हो गया, वो था इन्फॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं पढ़ते हैं। अब एल्कीन हमें पता है हमारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है, अनसैचुरेटेड, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या है हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक दूसरी बार एल्कीन में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड है लेकिन कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है हमारा, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, एल्कीन्स के बारे में पढ़ते हैं। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच नहीं, ऐसे नहीं कि हम एल्कीन बोल रहे हैं और कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं इन देयर मॉलिक्यूल दे हैव द जनरल फार्मूला। उनका जनरल फार्मूला है CnH2n। जबकि जब हमने एल्कीन्स पढ़ा था तो उनका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, CnH2n+2। तो यहाँ पर जो वो 2 है वो हट गया है, CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला यानी कि जनरल फार्मूला का मतलब क्या है, तो एल्कीन्स में हमने जनरल फार्मूला जब पढ़ा था तो उस जनरल फार्मूले से हमारे सारे एल्कीन क्या होते हैं, बन जाते हैं। जनरल फार्मूला से हमारे सारे एल्केन्स बन जाते हैं।
वैसे ही यहाँ पर भी जो हमारा जनरल फॉर्मूला उससे हमारे सारे एल्कीन्स जो हैं वो बन जाते हैं। जिस तरीके से हम वहां पर होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक तरीके की होमोलोगस सीरीज हम इससे पढ़ते हैं जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मीथीन, अब मीथीन तो कुछ होता नहीं है, लेकिन इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ठीक है, इस तरीके से। द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज फैमिली इज इथेन, इथीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मीथेन कुछ होता नहीं है, कि मीथेन क्यों, कि जो मीथेन है यानी कि मीथेन यानी कि मेथ यानी कि वहां पर क्या सिर्फ एक कार्बन है। जब एक कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? डबल बॉन्ड के लिए हमें एटलीस्ट दो कार्बन तो चाहिए, है ना। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब हमें डबल बॉन्ड चाहिए तो हमें क्या चाहिए? दो कार्बन हमें वहां पर चाहिए, तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जब हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन कैसे प्रिपेयर होगा? जब वहां पर कार्बन प्रेजेंट, मतलब ही होता है वन कार्बन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो फर्स्ट एल्कीन है यानी कि जो सिंपलेस्ट एल्कीन है, जैसे कि हमने एल्केन में पढ़ा था कि जो सिंपलेस्ट एल्केन है वो हमारा मीथेन है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जो हमारी सिंपल एल्कीन है वो है एल्कीन है इथीन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C2H4। चलिए, एल्कीन आर आल्सो कॉल्ड ऑलिफिन्स, तो एल्कीन को हम ऑलिफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एल्कीन को जो है आगे पढ़ेंगे, जब हम क्लास में जाएंगे, हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो हम ऑलिफिन्स पर पढ़ेंगे। एग्जाम में ऑलिफिन्स लिखा हो तो थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। आगे, बिकॉज द larger member of the series such as ethylene, propylene react with chlorine to form oily product। जो इनके जो हायर मेंबर्स हैं जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, वो क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट बोल सकते हैं। चलिए, तो एल्कीन्स के बारे में ये जो इम्पोर्टेंट और जो जनरल चीज तो हमने यहाँ पर आपको, अब आप इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट बना करके लिखिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड का क्या स्ट्रक्चर होता है? अब जो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है ना, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर जो है डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। वहां पर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से जो डबल बॉन्ड है उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरी चीज, यहाँ पर हम इसको हल्का फुल्का देख लेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, डिटेल में पढ़ चुके हैं पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग, देखो डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, डबल बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है हमारा पाई बॉन्ड होता है। दो बॉन्ड है ना। हम मीथेन पढ़ते हैं यानी कि जब हम एल्केन्स पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, सारे ही हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जब हम डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई होता है। ऐसा नहीं कि दोनों ही पाई बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो दोनों पाई बॉन्ड होते नहीं, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जब हम ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं, एल्काइंस के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा एक सिग्मा और दो पाई। सिग्मा बॉन्ड जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 397 किलो जूल ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमें पता है क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि वो जो ओवरलैपिंग होती है ना सिग्मा बॉन्ड में, वो कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इसीलिए वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है उसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज, जो कि क्या होती है, वीक ओवरलैपिंग होती है, जो कि वीक बॉन्ड फॉर्म करता है। Overlapping of sp2 hybridized orbitals and one pi bond, एंथैल्पी अराउंड इतनी है। बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी कहीं पर लिखा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहीं पर लिखा होता है। तो इसका मतलब ये ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। तो मतलब यही है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ऑब्टेन बाय लेटरल और साइडवेज, उसको ये लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग होती है टू पी ऑर्बिटल्स की, दो कार्बन के बीच में। द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन लेंथ, तो जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड लेंथ उसकी कम है देन द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जो
कम है। डबल बॉन्ड क्या है, शॉर्टर है बॉन्ड लेंथ में, सिंगल बॉन्ड क्या है हमारा लॉन्गर है। एल्कीन्स आर इजीली अटैक्ड बाय रिएजेंट्स और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जो एल्कीन्स होते हैं हमारे वो इजीली वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मतलब है यहाँ पर कि उनमें जो रिएजेंट है वो अटैक कर लेता है, या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है उन पे रिएक्ट जो है उनके साथ इजीली कर देते हैं। तो बिकॉज दे बिहेव एज सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे लूजली हेल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि मूव करते रहते हैं, जिस वजह से कोई भी जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वहां पर आकर उन पे अटैक कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक एल्कीन अनस्टेबल। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये लूजली हेल्ड है और मोबाइल भी है, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे वीक होते हैं। वीक होने की वजह से वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखो जो स्ट्रांग होगा वो उतना ही स्टेबल होगा, जितना वीक होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा। Molecule in comparison to alkene, and thus alkene can be changed into single bond compound by combining with the electrophilic reagent। तो जो जो क्या है, जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है यानी कि एल्कीन्स है, उनको इजीली हम सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ कंबाइन करके हम उनको क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या कर सकते हैं, तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये आप लिख लीजिए कि वो क्या होते हैं, वीक बिहेव एज सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दूसरा, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं अनस्टेबल होते हैं। उनकी बॉन्ड डिसॉर्शन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल में इजीली अटैक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा डबल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है। अब नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर के बारे में, इतना कुछ टफ नहीं है। नोमेनक्लेचर जो है हम जीओसी में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, some alkenes are named similar to alkenes with the following। alkenes का भी नोमेनक्लेचर करते हैं, रूल है, हम उसको ज़्यादा डिस्कस, यहाँ पर जो है सिंपल रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, उन्हीं पे हम जा। ठीक है, चलिए। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन शुड इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वहां पर दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, द सफिक्स यूज्ड एल्कीन इज इन। सफिक्स यूज होगा वो इन होगा। द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड दैट गिव द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर देगा तो वहीं से हम नंबर पास करता है। इफ देयर आर टू और मोर डबल बॉन्ड द एंडिंग इन ऑफ द एल्केन रिप्लेस्ड बाय डाइन टाइन। ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा है हमारे पास तो डाई टाई इस तरीके डाइन। चलिए, यहाँ पर अगर हम देखें, देखो एक दो तीन चार पांच, देखो 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, 4 पे देखो एक मिथाइल मिथाइल है, देखो 1 2 3 4, 4 पे एक मिथाइल है। ठीक है, और देखो 2 पे हमारा इन जुड़ा हुआ है, देखो 2 पे है ना इन। अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 पे मिथाइल है, लेकिन 3 पे इन आ रहा है। लेकिन हमें हमें जो है प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखना है कि जहां से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक हो वहां पर, मिथाइल ग्रुप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है, यहाँ से 2 पे है और यहाँ से 3 पे है, तो 2 से। ठीक है, तो क्या होगा इसका नाम, देखो 4 पे मिथाइल है तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, 2 पे इन है ना, पेंट 2 इन। ठीक है, अगर देखो 2 पे ना हो, सीधा यहाँ पर होता तो सीधा हम पेंटीन लिख देते, है ना, हम लिखते 4 मिथाइल पेंटीन। ठीक है, क्योंकि सीधा यहाँ पर ही पेंटीन, यहाँ पर ही 1 पे ही इन है ना, हम लिख देते 4 मिथाइल पेंटीन। लेकिन यहाँ पर 2 पर है तो इसलिए हमने लिखा है 4 मिथाइल पेंट 2 इन। देखो यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड है, एक बार तो हमारा एक पे है, ठीक है, और एक बार हमारा तीसरे पे है डबल बॉन्ड। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो दो भी सेम ही, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो पहला डबल बॉन्ड हमारा पहले पे ही है, दूसरा फिर तीसरा वाला हम सेकंड डबल बॉन्ड हमारा थर्ड पोजीशन पे है।
यानी कि इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3, देखो 1 पे है और 3 पे डाइईन, क्या होगा, ब्यूटा 1,3। इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म की बात कैसे, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अगर इस तरीके से, चलिए इस तरीके से हो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन होता तो हम कैसे इसका नाम लिखते, देखो अगर हम काउंट, हम जो है नंबरिंग हम कहाँ से करते, आइए देखो हम यहाँ से नंबरिंग करते 1, 5, पेंटीन है ना, तो इसको हम पेंटीन ही भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट पेंटीन लिखें, या हम पेंट 1 इन लिखें, या पेंटीन लिखें या पेंट 1। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम हमारा है आइसोमेरिज्म, यानी कि आइसोमेरिज्म कैसे होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि एल्किन में दो तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक हमारा स्ट्रक्चरल, एक हमारा ज्योमेट्रिकल। अब ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चरल में हमारा चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है, तो ये दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जो है जो हमारा ये स्ट्रक्चर है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए, पहला हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। जैसे कि हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हम दो तरीके पढ़ते हैं, एक चेन आइसोमेरिज्म, एक हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन तो फिर हम पढ़ेंगे, पहले हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल क्या होगा, फिर चेन और पोजीशन की बारी आएगी, ठीक है। तो ये जो आइसोमेरिज्म है ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजी अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।